पाकिस्तान आर्मी पे हमला प्लान कर रहे थे अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू। अगर कॉलोनियलिज्म खत्म हो सकता है, अगर स्लेवरी खत्म हो सकती है, तो मोदी की हुकूमत खत्म क्यों नहीं हो सकती? वो भी खत्म हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ईरान का क्लेम सर और कतर का क्लेम, ये दोनों आपस में इस मौके के ऊपर बड़ा सेंसिटिव मामला है। ईरान कहता है पायलट आपके पास है, कतर के पास, कतर कहता है हमारे पास नहीं। पायलट कहाँ गए? अमेरिका को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ 3 मुल्कों तक लिमिटेड नहीं है, फैलेगा। ये जो रजीम यहाँ पे है, इसको चाहिए कि अपने मुल्क की फलाह बहबूद पे काम करे और दहशत गर्दी से अपने आप को डिसएसोसिएट करे, अगर इन्होंने अपने आप को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे बताना। बगराम एयर बेस वापस देने के लिए फॉर द राइट प्राइस। उन्होंने कहा उसामा बिन लादेन को दे दें, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा हम आपको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, उन्होंने कहा हम तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेटेजिक टॉक। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, इंडिया ने अरेस्ट किया एक नौजवान को, 25 साल नौजवान है, पाकिस्तान पे हमला करना चाहते थे। देखेंगे ये क्या बात है। ईरानियन 3 पायलट जो मिसिंग है, वो इशू अब बर्निंग हीट पकड़ रहा है और कतर ने उसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है। ईरानी फोर्सेस अभी भी एडामेंट हैं कि बंदे कतर के पास ही हैं। इस मामले को भी देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे तालिबान ने 15 अगस्त को परेड की, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और अब तालिबान अमेरिका से आज़ादी हासिल करने के बाद वापस अमेरिका की कौंसलेट को क्यों खुलवाना चाहते हैं काबुल में। इसके साथ मज़ीद कुछ खबरों पे भी नज़र डालेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर एंकर और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट चौधरी मोहम्मद फराज साहब। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी सरप्राइजिंग बट दिस इज़ द न्यूज़ एंड मैंने इसीलिए इसको सबसे पहले रख दिया। ऑल्दो के बाद बिल्कुल छोटी सी है। आसिफुल मलिक 25 साल नौजवान, कर्नाटका पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी पे हमला प्लान कर रहे थे, अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू क्रॉस करना चाहते थे पाकिस्तान में। तालिबान को ईमेल लिखी कि मुझे जल्द से जल्द वीज़ा दें, हमला करना चाहता हूँ। कैसे देखते हैं सर अब इस डेवलपमेंट को? बिल्कुल इम्पैक्टलेस और सेंसेशन फैलाने के लिए कोई ख़बर है, कोई इसकी कोई मुझे वेटेज नज़र नहीं आती और मेरे लिए कोई ख़बर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अगर किसी ने हमला करना है तो वो सबूत भी देगा, ईमेल भी लिखेगा, उसके ऊपर कन्फेशन भी देगा कि मैंने हमला करने आना है, मुझे वीज़ा दे दें। और उसके बाद इंडियन पुलिस जो है वो उसको देखेगी, पकड़ लेगी और फिर कहेगी हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने पाकिस्तान आर्मी को बचा लिया। एक बंदा अलल ऐलान हमला करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा था कि प्लीज़ मुझे आने दें ताकि मैं हमला करूं। ये बहुत ही एब्सर्ड और फजूल किस्म की ख़बर है। इट होल्ड्स नो ग्राउंड। वो इसलिए कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर टेररिज्म है, जो हमारी बॉर्डर को वायलेट करके दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आते हैं, वो तो पाकिस्तान का एक परसिस्टेंट मसला है। उसी के पीछे पाकिस्तान ने इतनी बड़ी स्ट्रेटजी अपनी चेंज की और अफ़गानिस्तान के ऊपर अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के तनाजुर में हमले हो रहे हैं। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है हमारी और अफ़गान गवर्नमेंट कहती है कि जी बड़े सिविलियन मार दिए। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ तो डिफेंड करने की कोशिश करनी है, तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इसको मलाइन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ इंडिया उनको पैसे दे रहा है और तीसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो चौथी तरफ वो एक मुसलमान लड़के को पकड़ के कहते हैं कि हमने दहशतगर्द पकड़ लिया, जो ईमेल के ऊपर अपना पूरा ट्रैक भी छोड़ता है कि मैं दहशतगर्द हूँ, मैं हमला करने जाना चाहता हूँ, मुझे वीज़ा। कोई मजबूर सा, ये कोई दिमागी मरीज़ लग रहा है। किसी ने हमला करना हो तो वो वीज़ा की रिक्वेस्ट ये कह के नहीं करता कि मैंने आना है हमला करने के लिए, तो मुझे वीज़ा दे दें। तो अगर कोई वीज़ा अगर इसके ऊपर दे देगा तो फिर जाहिर है इम्प्लिकेट हो जाएगा, एक ट्रेल है ना। तो फजूल सी खबर है, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई वैल्यू है। सर बावजूद इसके आप ये समझते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें, अज्यूम कर लें, तो एक अच्छी सिग्नल नहीं है इंडिया की तरफ से? देखिए, अच्छा सिग्नल तो देने के 1000 तरीके हैं। आपने अच्छा सिग्नल देना है तो आप नाक को मुर्गा बन के फिर सर के पीछे से ला के पकड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? आप नाक को सीधा कुर्सी पे बैठें, अपने आगे कॉफ़ी की एक प्याली रखें, अच्छा सा सूट पहने और कॉल मिलाएं और कॉफ़ी भी पिएं, साथ एक अच्छी खबर भी दें, गुडविल करें, कहें जी वी रिव्यूड आवर पॉलिसी, हमने आप पे दहशतगर्दी के हमले फैसला किया, बंद कर देंगे। इंडिया का कोई हाथ नहीं होगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। या इंडस वाटर ट्रीटी पे आगे कह दें कि जी वी वर बीइंग वेरी अनरीजनेबल, वी हैव थॉट इट आउट और बात ख़त्म होगी। हम इंशाल्लाह
पानी का हमें कोई मसला नहीं है, पानी आपका जो आपकी तरफ का पानी है जो नेचुरल फ्लो है हम उसके ऊपर आने देंगे, आप ठीक है, हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगा। या दहशतगर्दी के हमले हम नहीं करेंगे, या हमने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म कर लिया, इसके लिए किसी मुसलमान बच्चे को पकड़ के उसकी सर पे एक ईमेल डाल के, या अगर उसने खुद भी की है तो दिमागी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं है। गुडविल मैं इसमें से कहाँ से निकालूँ? इसमें स्टेट लेवल पे गुडविल कहाँ आती है? पुलिस ने एक बच्चा पकड़ लिया, वो बच्चा हो सकता है ब्रेन वॉश्ड हो सकता है उसका दिमाग ठीक ना हो सकता है उसको फंसाया गया हो, अभी तो हमें डिटेल्स नहीं है, तो क्या इसके ऊपर बात करें? मेरा नहीं ख्याल कि इम्पैक्टलेस है। सर ब्रीफली आपका कमेंट चाहूँगा क्योंकि इंडिया की बात हो गई है। एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँ, दिमाग की आपने बात की, अभी मोदी सरकार में मोदी साहब जो है जी, उन्होंने कुछ अपने अवाम को दिमागी नक्सल कहा है सर, ठीक है, कि दिमागी नक्सल हैं जो अफरा तफरी, नक्सलाइट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सोच है। और अब उस पर वावेला मच गया सर, अपोजिशन को लगता होने का है, कॉकरोच पार्टी को लगता होने का है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा अगर दिमागी नक्सल के नाम से नई पार्टी बना लेते हैं, व्हाई डिड यू से इट? मेरा आपसे सर ब्रीफली सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपसे इसलिए पूछता हूँ, इंडिया में हुकूमत का हमें फ़र्क पड़ता है जी, अब आप दोबारा रिव्यू करते हैं अपनी नज़र को जो आपने पहले कही थी, डू यू थिंक मोदी साहब के अगेंस्ट अब घेरा तंग होता जा रहा है इंडिया के अंदर? देखिए माइंडसेट जब आपका बदलेगा नहीं और जब आपका जहन आप नहीं चेंज करेंगे तो उसका असर आपकी पॉलिसीज़ पे पड़ेगा। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि बीजेपी का अंडर नरेंद्र मोदी एक माइंडसेट ठीक नहीं है, कोर्सिव माइंडसेट है, डेरोगेटरी माइंडसेट है, यानी जो आपको सूट करते और अच्छे लगते हैं उनको आप ठीक तरह बात करते हैं उनसे, जो लोग आपको पसंद नहीं आते या जिनका आपको लगता है कि किसी को कॉकरोच कह देते हैं, किसी को नक्सलाइट कह देते हैं, नक्सल कह देते हैं, ये डेरोगेटरी टर्म्स है ना। अब देखें, मैं अगर आपको कोई अच्छा लक़ब भी बुरे अंदाज में कहूँगा, कॉनोटेशन बुरी होगी तो वो आपके लिए कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं होगी। आई डोंट वांट टू नेम एनी कास्ट और एनी टर्म कि मैं उसकी एग्जांपल भी दूं, ऑफेंड करने वाली बात है ना। अब आप अगर उनको किसी ख़ास टोन के अंदर कोई ख़ास बात कहना चाह रहे हैं, नक्सल कहने का मतलब यही है ना कि आपका दिमाग ख़राब है, ठीक है, या आप स्टेट के खिलाफ खड़े हैं, इसकी यही कॉनोटेशन जो मुझे समझ आती है। जी जी। तो अगर आप ये कहेंगे तो जाहिर है लोग ऑफेंस लेंगे। जितना इंडिया नरेंद्र मोदी का है उतना ही इंडिया बाकी नक्सल्स का भी है, दलित्स का भी है, कश्मीरियों का भी है, बाकी सबका भी है, अनलेस उनकी विल और विश के मुताबिक वो स्टेटस चेंज नहीं हो जाता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके राइट्स डिफाइन हुए हैं ना, ठीक है, तो उस तरह से वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मजबूर हैं रहने के, टिल द टाइम दे आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि अपना फेट खुद वो चूज़ कर लें इंडिपेंडेंट विद पाकिस्तान और विद इंडिया, तब तक तो आप देखें ना उनके ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जब आप कॉनोटेशन के साथ बात करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स देते हैं, ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, तो उसका नतीजा तो ठीक नहीं निकलता। तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट की वजह से उसकी पॉलिसी के अंदर वो चीज़ें साफ नज़र आती हैं। बॉर्डर्स के ऊपर भी जोर लगाते हैं, इनसाइड द कंट्री भी जोर लगाते हैं, ऑपोजिशन के साथ भी जोर लगाते हैं, यूथ के साथ भी जोर लगाते हैं, और हर उस बंदे को ज़ोर से उसकी आवाज़ दबाते हैं, नेम कॉलिंग करके, जो बंदा उनको पसंद नहीं है या जो वो समझते हैं कि उनकी पॉलिसी से खिलाफ जा रहा है। तो ये माइंडसेट है, ये इसी तरह रहेगा, कंट्रोवर्सीज आती रहेंगी। जहाँ तक बात है घेरा तंग होने की, देखें इवेंचुअली घेरा तंग हो जाता है। जब आप अपने आप परसिस्ट करते रहते हैं, गलती नहीं सुधारते, तो घेरा तंग हो जाता है। मैंने तो कोई हुकूमत ऐसी नहीं देखी दुनिया में, कलोनियलिज्म भी 100 साल हुकूमत करने के बाद ख़त्म हो गया। तो अगर कलोनियलिज्म ख़त्म हो सकता है, अगर स्लेवरी ख़त्म हो सकती है, तो मोदी की हुकूमत ख़त्म क्यों नहीं हो सकती? वो भी ख़त्म हो सकती है। ठीक है सर, राइटली एड्रेस्ड। एक इशू है सर पायलट्स का, और पायलट का इशू बिल्कुल आपने नहीं समझना कि ये इंडियन पायलट्स का इशू है, वो नहीं, मैं वो वाला इशू नहीं है। ओके, ईरानियन पायलट्स हैं सर, 3 पायलट, सुखोई 24 जो वर्जन है उनके पास, ईरान के पास, किसी मिशन पे ये गए थे। एक तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मिशन था, कहते हैं सुसाइड मिशन था जिस पे गए थे। मैंने भी यही सुना जी। दूसरा सर, अब ईरान ये कहता है कि क्योंकि ये दोनों जहाज़ जो सुखोई 24 गए थे शॉट डाउन हो गए थे, कतर ने इसको कंफर्म भी किया था जी, उसमें से 3 पायलट थे सर, एक की रिमेन्स कतर ने वापस कर दी थी कि हमें मिल गई। ठीक। अब कतर ये कहता है उनके फॉरेन मिनिस्टर कि हमने बाकी ढूंढा ज़रूर लेकिन हमें मिला नहीं, और हमारे पास हर किस्म की हमने सर्च किया, तसल्ली भी की है, ईरान को तसल्ली नहीं है तो हमारे साथ आए और हमारी चेक कर ले क्या हमारा रिसर्च मिशन था। ईरान का क्लेम सर और कतर का क्लेम, ये दोनों आपस में इस
मौके के ऊपर बड़ा सेंसिटिव मामला है। जी। ईरान कहता है पायलट आपके पास है कतर के पास, कतर कहता है हमारे पास नहीं, पायलट कहाँ गए सर? अब जाहिर है आपने खुद ही बता दिया सुसाइड मिशन था और इतने नए प्लेन्स नहीं हैं ये, और इन्होंने जो अटैक लॉन्च किया उसके अंदर तो इनको कामयाबी हुई। उसके बाद जाहिर है इनकी फेट उस हमले के बाद यही होनी थी, और एक्सप्लेन भी कर दिया कि सुसाइड मिशन था तो वापसी के चांस तो कम थे। आम तौर पे पायलट इजेक्ट कर जाते हैं, अगर इजेक्ट करने का मौका मिल जाए, कई दफ़ा नहीं मिलता, तो वी विल हैव टू सी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, उसके ऊपर जहाज़ों के शॉट डाउन होने की क्या स्टोरी है, दे वर एबल टू इजेक्ट और नॉट, ये इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो फॉर श्योर तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि टेरिटरी कतर की थी। तो अब कतर को ये उन्होंने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है, सर्च ऑपरेशन कितना मैसिव किया है या नहीं किया, एरिया उनको सही पता था कि नहीं था, डेफिनेटली पता ही होगा। तो उसके बाद ईरान अगर कह रहा है, डिमांड कर रहा है, तो ईरान के डिमांड करने की क्या बेसिस हैं? हाउ इज़ ईरान सो कॉन्फिडेंट दैट द पायलट्स आर स्टिल अलाइव एंड इन कस्टडी ऑफ द कतरी गवर्नमेंट एंड दे आर नॉट रिलीजिंग देम? एंड व्हाट इज़ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कतरी गवर्नमेंट के वो क्या सबूत पेश करते हैं कि वो रिमेन्स भी नहीं मिले, कई दफ़ा जल जाते हैं रिमेन्स। मतलब हवा के फाइटर जेट्स के क्रैश होने के बहुत सारे रिजल्ट्स निकल सकते हैं, उनके रिमेन्स बच नहीं भी सकते, बच सकते भी हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो ये तो पता लग जाता है कि जहाज़ किधर गिरा है, क्या हुआ है। तो कई दफ़ा टेरेन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कहीं पहाड़ों में, कहीं रेगिस्तान में, समंदर में, तो इस तरह के फिर प्लेन्स नहीं मिलते। पाकिस्तान का एक कार्गो प्लेन आपको पता है हादसा हुआ, बड़े रिमेन्स ढूंढे, कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिली। आपको पता है इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। क्रैश जब होता है या शॉट डाउन होता है प्लेन तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। अब ये सारे फैक्टर्स देखने होंगे तो फॉर श्योर तो कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, ईरान डिमांड कर रहा है, ईरान ने तो डिमांड करना है। जब तक उनको मतलब प्रूफ ऑफ डेथ नहीं मिलता तो शायद वो डिमांड करते रहेंगे एंड दे विल अज्यूम, और जाहिर है उनके पायलट्स हैं तो उनका एसेट है, तो उनको तो ये ख्वाहिश होगी कि हो सकता है ज़िंदा हों तो मिल जाए, हो सकता है ज़िंदा हों भी लेकिन हो सकता है ना भी हों, डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, को फॉर श्योर नहीं कह सकता कुछ। सर एक पार्टी शोर है मोहम्मद मरांडी, ठीक है, वो मुझे लगता है शोर ही है, उनकी एक ट्वीट आती और वो कहते हैं कि कतर ने जो 3 पायलट ईरान के रखे हैं वो बेहतर है कि वापस कर दे। ठीक है, ये ना हो कि जो ईरानियन कौम है वो उठ खड़ी हो और कहे कि इस रिजीम, जो कतरी रिजीम है, इसको सजा दी जाए इस बात के ऊपर। ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब आपके ये जो मरांडी साहब हैं, पहली बात तो ये है कि अगर ये कह रहे हैं 3 पायलट पास हैं तो जिसकी लाश वापस की है तो फिर तो 2 रह जाने चाहिए। अगर तो पहले उनका सिंपल मैथ्स भी ठीक करवाएं, क्योंकि मैथ्स भी ठीक नहीं है। अगर एक की लाश रिसीव कर ली या रिमेन्स ले लिए हैं तो फिर एक तो कंफर्म डेड है ना, तो फिर पीछे 3 तो पायलट नहीं बचते, 2 बच जाते हैं। तो पहले मैथ्स ठीक करें, उसके बाद इनका दरअसल मैं इनको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब शुरू में मैंने इनकी कमेंट्री सुनी, पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा ओवर हो रहे हैं। ओवर इस तरह हो रहे हैं कि ये ईरान को लार्जर दैन लाइफ बयान करते हैं, एज इफ़ ईरान इज़ द सुपर पावर। मुझे कोई इतराज़ भी उसमें नहीं है, ईरान बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन जो चीज़ें ईरान के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते आप, वो काइंडली ना करें, उसके लिए थोड़ा रहम बरतें। तो ये मरांडी साहब जो हैं, इनको ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में व्यूज़ वगैरह ज़्यादा मिल गए हैं, कंट्रोवर्सीज़ पियर्स मॉर्गन के शो के ऊपर भी आके इनकी कोई डिबेट्स वगैरह हो गई तो हिट हो गए। तो हिट होने के बाद फिर ज़रा ये थोड़ा सा ना लाइन क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि इनको बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताने की भी कुछ आदत हो गई है। कभी पाकिस्तान पर कमेंट कर दिया, कभी ईरान को कहा कि अमेरिका को तो वो खा पी गया है, पर ठीक है, आपकी इज़्ज़त बच गई है, आप उसका शुक्र अदा करें। खाना पीना बड़ी दूर की बात है, खाने पीने वाला वो मुल्क नहीं है। सर आपने मोहम्मद मरांडी साहब की बात के ऊपर तो कमेंट कर दिया, अब बात कर लेते हैं गालिबॉफ साहब हैं, ईरानियन मोहम्मद बागर गालिबॉफ जी। उन्होंने कहा है कल अपने एक ट्वीट पे, और उन्होंने कहा मैं अपने दिल से ये बात करता हूँ कि ईरान ने जंग जीती है, पॉलिटिकली भी और मिलिटरीली भी। पॉलिटिकली तो सर अब हम सबको पता है, आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें क्या वजूहात हैं कि ये समझा जाता है कि ईरान जीत गया जी। मिलिटरीली सर ये थोड़ा सा डिबेटेबल लगता है मुझे टॉपिक। कैसे देखते हैं सर आप इसको, बावजूद इसके अगर आपने मोहम्मद बाकर गालिबॉफ की स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट लेना है तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
स्टेटमेंट इसलिए ठीक है कि वो ईरान की जो असम्बली है उसके स्पीकर हैं एंड ही इज़ गवर्नमेंट Position holder ऑफिशियल, हैं जी। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और उनको यही बयान देना चाहिए। जैसे कोई अमेरिकन ऑफिशियल बयान देगा तो कभी ये नहीं कहेगा कि ईरान जंग जीता, किसी भी फ्रंट पे नहीं मानेगा। तो आपने ऑफिशियल की स्टेटमेंट देखनी है तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उनको यही स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। हाँ, आपको मेरा एनालिसिस चाहिए इस पे कि मिलिटरली ईरान जीता है कि नहीं, तो मैं अपनी राय आपकी खिदमत में पेश कर देता सर हूँ। प्लीज। गुजारिश ये है कि ईरान डिड रियली वेरी वेल इन दिस वॉर, there is no doubt about that. Why? Because nobody was expecting anything out of Iran and its military capability. We never knew how big the missile program was, how good they will use and strategize the mobilization of drones and जो भी उन्होंने सपोर्ट लेके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किए हैं अमेरिकन टारगेट्स या अमेरिकन बेसेस इन जीसीसी कंट्रीज, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपने हुर्मुज़ की बंदिश की बात हुई थी, ठीक है, ये पता था कि ये एक अहम गुजरगाह है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आएगा लोगों को ये भी नहीं पता था, एवेल्यूएट नहीं किया हुआ था ना अमेरिका ने ख़ास तौर पर। तो अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो ईरान डिड रियली वेल। अगर आप ये कहते हैं कि ईरान जंग जीत गया तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। ईरान जंग इसलिए जीत गया कि अमेरिका अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सका और ईरान ने अपने आप को बहुत अच्छा डिफेंड कर लिया। अगर आप कहते हैं कि जंग जीतने इस तनाजुर में कि अमेरिका को तोड़ फोड़ दिया और ख़त्म कर दिया अमेरिका को, ये तासुर बिल्कुल गलत है। अमेरिका को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जीसीसी कंट्रीज़ में और पैसिफिक में, देखें गल्फ़ एंड पैसिफिक, आप ये मालूम करके देख लें, ये बात मैं जो करने लगा हूँ ये बहुत कम लोग जानते हैं या उस पर गौर नहीं करते। जो अपना ख़र्चा है ना इन बेसिस का, वो अमेरिका नहीं उठाता, ठीक है। ये मुल्क और जापान ये ख़र्चा खुद उठाते हैं इन बेसिस का। इसके ऊपर जो भी अपग्रेडेशन है, मेंटेनेंस है, खाना है, चीज़ें, ये मुल्क खुद उठाते हैं। दीज आर फ्री बेसिस फॉर अमेरिका, सो इट्स नॉट अ बर्डन ऑन द अमेरिकन इकॉनमी। नंबर 1, जो यहाँ पर टूट फूट हो रही है, ठीक है, अमेरिका का के एसेट्स खड़े हुए हैं, मिसाइल्स पड़े हुए हैं, उनके स्टॉक पाइलिंग है, जहाज़ खड़े हुए हैं, बंकर बने हुए हैं। यार इतना नुकसान होता है मुल्कों का जंगों में जब आपकी किसी बेस पे अटैक होता है, ये नामुमकिन नहीं था। हाँ, इसमें से चाइनीज़ और रशियन सपोर्ट निकाल दें, दो वो डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन निकाल दें तो रिज़ल्ट एकदम चेंज हो जाएगा। लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वॉर। आपने जाहिर है अमेरिका जीसीसी कंट्रीज़ के साथ मिलके, इसराइल के साथ मिलके हमले कर रहा है, तो इनको हक नहीं है कि अपने साथ भी किसी को मिलाएं? बिल्कुल है। और इसमें मैं बिल्कुल ईरान से क्रेडिट ही लेना चाहता। ईरान का क्रेडिट है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की है, रेजिलियंस बहुत अच्छी दिखाई है, स्ट्रैटेजाइज बहुत अच्छा किया है, बयान बहुत अच्छे दिए हैं, नुकसान को बड़ा डिग्निफाइड अंदाज में बर्दाश्त किया। ये सारी चीज़ें मैं ईरान की तारीफ़ करता हूँ। लेकिन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अमेरिका के मेन लैंड के ऊपर तो मक्खी भी नहीं मरी। जो भी तबाही हुई है वो तो वेस्ट एशिया में और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हुई है। और अमेरिकन जो एसेट्स हिट भी हुए हैं तो असले का तो चलें, अब जंग करेंगे तो असले के ऊपर ख़र्चा तो करेंगे। जहाँ तक बेसिस की बात है, वो कहाँ इन्होंने पैसे उसके देने हैं? वो जिन मुल्कों ने बनाई हुई हैं या दी हुई हैं वही दोबारा भी बना के देंगे। फिर साथ कतर जो है वो एयरफोर्स 1 भी हर दफ़ा कस्टम मेड बना के देगा, ठीक है। तो अमेरिका बहुत पैम्पर होता है, को बहुत पैम्पर करते हैं ये जीसीसी और गल्फ कंट्रीज़ एंड अपना जापान। इन्होंने 1 ट्रिलियन यॉन से ऊपर की फंडिंग देते हैं वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन चेक इट, मे बी मेरा एस्टिमेट इतना गलत नहीं होगा, काफ़ी करीब होगा। तो आई एम सॉरी, मैं शायद युआन निकल गया मेरे मुंह से। येन जो है जापानीज़ करेंसी, आई थिंक येन ही है, तो येन में वो 1 ट्रिलियन येन इस तरह करके कुछ खर्च करते हैं अपनी इसके ऊपर। तो ये सिचुएशन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि, हाँ ठीक है, अगर किसी ऑफिशियल की स्टेटमेंट पे जाएंगे फिर ठीक है, ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दी, यही देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। इसी अब जंग के तनाजुर में, पस मंज़र में तो नहीं कह सकते, इसके रिजल्ट में भी नहीं कह सकते, बहुत पुरानी बात चली थी, अब एक मक्का पैक्ट हो गया सर जी। उस मक्का पैक्ट के ऊपर प्रेसिडेंट बड़ा ट्रंप अच्छा ने, पैक्ट है वो जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने लबकुशाई की है जी। प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान साहब ने लबकुशाई की है। ठीक है, ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक, एंड वाओ, उन्होंने अपनी ट्वीट में लिटरली वाओ का लफ्ज एंड इससे किया है कि आई एम सो हैप्पी, वाओ, व्हाट अ स्टेप, बोल्ड स्टेप फ्रॉम दीज कंट्रीज। ठीक। अर्दोगान साहब ने कहा है
कि ये सिर्फ 3 मुल्कों तक लिमिटेड नहीं, ये फैलेगा, इसमें और कंट्रीज आएंगी। आप इसके ऊपर बात भी करते रहे। और शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट आई सर ठीक प्रेसिडेंट ट्रंप के जवाब के अंदर, और उन्होंने कहा है कि बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में जो है मक्का पैक्ट की तारीफ़ की है। ठीक। पहले सबसे शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं, प्रोपेगेंडा लोग शुरू कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। वाई? आपको कोई गुडविल कर रहा है, सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो आपको वाव लिख रहा है, वो आपको बोल्ड स्टेप कह रहा है, वो तारीफ़ कर रहा है, तो इसके तारीफ़ के जवाब में, गुडविल के जवाब में आपने पिस्तौल तो नहीं निकालनी होती, इग्नोर भी नहीं करना होता। और ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर लीडर्स बात कर रहे हैं, तो आपको अच्छा ही बयान देना था। आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पीरियड। दूसरी बात कर लेते हैं सदर अर्दोगान की। बहुत अच्छा ज़बरदस्त उनका मैं बयान पढ़ रहा था, बेहतरीन पॉजिटिव बयान दिया उन्होंने, बड़ा इंथुजियास्टिक बयान था। और अपना जिस तरह आप कह सकते हैं कि आप कोई मुआहदा करें, उस पर आप प्राउड फील कर रहे हो, उसको ओन कर रहे हो और उसका पोटेंशियल देख रहे हो एज अ लीडर, तो आप ऐसा बयान देते हैं। सो 10 आउट ऑफ 10 बयान उनका भी था। आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैंने आपसे बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ एक गुजारिश की थी इस फोरम पे भी, दूसरे कई फोरम्स पे भी, जैसे ये साइन हुआ था कि आई सी मैनी अदर कंट्रीज ज्वाइनिंग दिस पैक्ट, विच इज़ कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं थी या कोई ऐसा एनालिसिस भी नहीं था जो पहले किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरी राय यही थी कि इसमें बहुत सारे मुल्क ऐड होंगे। मेरी ये भी राय थी और अभी भी यही राय है कि इंडिविजुअल पैक्ट्स करने से बहुत बेहतर है कि एक बड़ा फोरम ऐसा तगड़ा बनाएं जिसमें बड़े मुल्क हों रीजन के, और उसके अंदर बाकी मुल्क भी आके ज्वाइन इन कर लें, तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। और जितना ये अलायंस बड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान उन बिग 3 में है, जो बिग 3 इस ओरिजिनल मेंबर्स हैं इस ट्राइलैटरल पैक्ट के, और जब छोटे मुल्क आएंगे तो इट विल एनहांस द वैल्यू ऑफ दिस बिग 3। और डिसीजन मेकिंग में भी डेफिनेटली आई एम श्योर पाकिस्तान और तुर्की और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड इंशाल्लाह रहेंगे। तो ये सारी की सारी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। पैक्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, मुल्क भी इसके अंदर आएंगे और स्टेटमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं। वेरी नाइस। ठीक है सर, प्रेसिडेंट ट्रंप को आप मिस करके, डू यू वांट टू कमेंट? जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट ट्रंप का मैंने कह दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप का भी मैंने रिक्वेस्ट ये की थी बिल्कुल शुरू में, जब उनका कोई बयान नहीं आया था, जब ज़्यादा लोगों ने एवेल्यूएट नहीं किया था, तो मैंने ये आपकी खिदमत में और आपके नाजरीन की खिदमत में अपनी गुजारिश पेश की थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के ताल्लुक देखें तो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, टर्की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है यूएस से, काफ़ी एक ख़बर गर्म ये भी है, मैं ऐड कर देता हूँ, आपने शायद डिलिबरेटली नहीं की और मुझे मौका दे दिया तो शुक्रिया। गल्फ़ कंट्रीज़ बड़ी अंडर स्ट्रेस हैं और बड़ी परेशान हैं अमेरिका की जो वेवर्ड पॉलिसी है उससे, और वो काफ़ी ज़्यादा ख़बरें ये आ रही हैं और ये अमेरिकन जरीदे कोट कर रहे हैं कि ये लोग निकलना चाह रहे हैं और ये रिलायंस कहीं और अपनी करना चाह रहे हैं। तो जो मैंने आपकी खिदमत में ये बात पेश की थी कि इस खित्ते की जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है, पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और जो वैक्यूम है यूएस का उसको पाकिस्तान फिलअप करेगा, तो वो बात भी ठीक साबित हो गई। दूसरा मैंने ये कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की एंट्री से कोई थ्रेट नहीं होगा, बाकी 2 की एंट्री से भी सारे ही उनके पार्टनर्स हैं तो वो खुश होंगे, तो उस खुशी का इजहार उन्होंने आज कर दिया। सर, वन लाइनर फ्रॉम यू, डू यू थिंक कि ये पैक्ट जो है ये अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर हो सकता था? पहली चीज़। और बिल्कुल हो सकता था। ओके, बिल्कुल हो सकता था। अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उसके साथ ये क्लैश नहीं करता। इट्स अ डिफेंस पैक्ट, इट इज़ नॉट ऑफेंसिव फाइटिंग किस्म का या कोई हमला करने की इसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। 3 मुल्क हैं, रीजन के अंदर कनेक्टेड हैं, रीजन की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने आपस में एक पैक्ट किया, इट्स अ रीजनल पैक्ट। तो यूएस को दिल में तो कोई खलिश हो सकती थी लेकिन ज़बरदस्ती रोका नहीं जा सकता। मेरा नहीं ख्याल कि ऑन बोर्ड होने या ना होने से उनको कोई फ़र्क पड़ता। और ये कंट्रीज़ इतनी इंडिपेंडेंट ज़रूर हैं कि अपना आपस में कोई दिफाई मुआहदा करना है तो कर सकते हैं, डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक है सर। नज़र डालते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। 15 अगस्त को पैरेड किया सर उन्होंने काबुल के अंदर, शो ऑफ पावर किया है। कुछ बड़े चीदा चीदा नाम जो रूपोश हुए थे उनकी भी खबरें आई हैं कि तस्वीरों में कि जी फ़लाँ भी मौजूद था और फ़लाँ भी आया, और जस्ट टू शो
द इंटेंट और के गवर्नमेंट कंट्रोल में है। ठीक और सर साथ ही अब दो कंफ्यूजन, ये तो इसको जरा एड्रेस करने 15 अगस्त को कर रहे हैं। 15 अगस्त उनका नेचुरली बन ही गया। पाकिस्तान की किस्मत में भी 15 अगस्त का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। और इंसिडेंटली वो जो अमेरिकन गए वो भी 15 अगस्त को गए, तो अब 15 अगस्त तालिबान की आज़ादी, अमेरिका से आज़ादी का भी दिन है। तो हमारे दोनों हमसाए जो हैं वो 15 अगस्त को परेड भी करते हैं, जहाज़ भी उड़ाते हैं अगर उनके पास हों। अगर जहाज़ ना हो तो वो बचे हुए ड्रोन उड़ा लेते होंगे, फिर कुछ ना कुछ उड़ा लेते होंगे, नहीं तो हवाई बातें कर लेते होंगे या फायरिंग कर लेते होंगे। बहरहाल देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर अगर उनका एक रोग रजीम है, मैं तो उसको एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं समझता, और उसकी वजूहात हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ये जो रजीम यहाँ पे है, इसको चाहिए कि अपने मुल्क की फलाह व बहबूद पे काम करे और दहशत गर्दी से अपने आप को डिसएसोसिएट करे, अगर इन्होंने अपने आप को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे बताना। शो ऑफ फोर्स करना, ठीक है, मैं अब क्या कह सकता हूँ, उनका मुल्क है, वो इस टाइम पे उसकी हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में है। वो परेड करना चाहते हैं तो वो परेड ज़रूर करें, झंडे हवा में बुलंद करें। शो ऑफ फोर्स करना चाहते हैं तो वो भी उनका राइट है, अपने मुल्क के अंदर कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, करें। सर इससे रिलेटेड एक चीज़ है, जी नैरेटिव तालिबान का ये था जी अफगानिस्तान के अंदर कि अमेरिका से हमें आज़ादी चाहिए, और हमने उन्हें भगा दिया। जब वो रूल में आए, बड़ा उन्होंने ऐलान किया कि हम जंग जीत गए। अब वहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है अफगानिस्तान से अमेरिका को कि एक तो हमारी अपनी एम्बेसी प्लीज़ यहाँ खोलें, आए हमारे साथ बात करें, आए बैठें, हमें कुछ आपसे पैसे भी चाहिए। ये क्या मामला है सर? ये चेंज ऑफ थॉट हुआ है या रियलिटी बाइट है? मैंने बहुत पहले आपको इसी प्रोग्राम में कहा था कि अफ़गानी खुद इन्वॉल्व हैं इन सीक्रेट नेगोशिएशंस विद यूएस ऑफिशियल्स, जी बिल्कुल, बगराम एयर बेस वापस देने के लिए फॉर द राइट प्राइस। आपको मैंने कहा था, तो ये आज की कोई नई बात नहीं है। ये वो तालिबान नहीं है। आपकी सवाल का सिंपल जवाब ये है कि ये तालिबान वो तालिबान नहीं है जो 90s में आए थे, जिन्होंने 1992 में हुकूमत कायम की थी। ये वो तालिबान नहीं है। इनकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो नहीं है जो उनकी थी। इन्होंने अपने लोगों को अनजस्ट तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सिर्फ इस्लाम नाफिज नहीं कर रहे, एक ब्रांड ऑफ इस्लाम ऐसा नाफिज कर रहे हैं जिससे इस्लाम को खुदा न खास्ता, खैर इस एफर्ट से हो तो नहीं सकता, लेकिन देखें एक डिमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लामोफोबिया में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनकी हरकतें आप देख लें, ये जिस तरह फ़ैसले करते हैं, जिस तरह ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जो लोग नॉर्मल अपने मुल्क के अंदर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ख़वातीन पढ़ना चाहती हैं, बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, उनके साथ क्या हशर व सलूक करते हैं। उनके कपड़ों के ऊपर छड़ियाँ मार रहे हैं, कर रहे हैं। लोग अपने कारोबारी ज़िंदगी से परेशान हैं, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है, भूख का मसला है, उनके रोज़गार का मसला है, ये उनको छड़ियाँ मार रहे हैं, तुमने पहना क्या हुआ, और पहना भी पूरे कपड़े पहने हुए लोगों को मार रहे हैं। अब इनकी जो माइंडसेट है उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, और वो माइंडसेट बड़ा मलाइंड है, ख़राब है। तो इनको तवज्जो देनी चाहिए अपनी चीज़ों के ऊपर। और ये वो तालिबान मैंने कहा था वो वाले नहीं है, ये बड़े रियलिस्ट किस्म के लोग हैं। इन्होंने लुबादा वो वाला उड़ा हुआ है, और अंदर से ये फंडिंग लेते हैं अमेरिका से, और भाई बनते हैं, और डीएनए इनका है इंडियन, और वहाँ से ये पैसे लेते हैं, अमेरिकन से पैसे लेते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। आप खुद ही देख लें, मुल्ला उमर की गवर्नमेंट थी, मैं गलत या सही नहीं कह रहा, उन्होंने कहा उसामा बिन लादेन को दे दें, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने कहा हम आपको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, हम हैं ही अपने, हम मेहमान नहीं देते, हम जहाद वाला बंदा है मुजाहिद, हम नहीं आपको देते, ख़त्म होगी बात। तो कहाँ वो तालिबान, कहाँ ये तालिबान जो खुद इनवाइट कर रहे हैं, खुद कहते हैं फॉर द राइट प्राइस आपको बगराम बेच दे देते हैं, खुद इनवाइट कर रहे हैं कि एम्बेसी खोलें, उन्हीं से इन्होंने आज़ादी ली है। तो छोड़ें, ये वो तालिबान नहीं है, ये तो इंडियन तालिबान है। ये इनका डीएनए तो आपको पता है, उन्होंने खुद बता दिया कि हमारा इंडियन डीएनए। सर इंडियन ही बात हो रही है तो एक वाकया मेरे जहन में आ गया, सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है जी। एक साहब हैं कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तानी जी, वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, वो माशरे में निकले, बाहर गलियों में निकल गए, ठीक है, और उन्होंने आपके पास आया और आपको कहा एक चीज़, पैसे दूंगा आपको, एक चीज़ जलानी है। आपने कहा जी ठीक है लाएं, पैसे भी दें जलाने के लिए। वो जेब से इंडियन झंडा निकालते हैं, वो जैसे ही झंडा लाइटर भी देते हैं, जैसे ही वो झंडा निकालते हैं सर, एक खातून थी, 3-4 और साहब थे, कोई केपीके से था, कोई बलूचिस्तान से था, कोई सिंधी था, कोई इस्लामाबाद, हर किस्म के बंदे ने, कोई एज ग्रुप लग रहा था, एज ग्रुप भी डिफरेंट था, सब ने कैटेगरी, पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, सब ने ना की सर।
मौलवी भी थे सर, मौलवी उन्होंने कहा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल ठीक। ये किसी का झंडा है, क्योंकि हमारे झंडे की कोई इज्जत बेइज्जती ना करे, हम इसलिए किसी के झंडे की बेइज्जती। बड़ी खूबसूरत बात की है। और मैं कहता हूँ, मैं आई फील वेरी प्राउड इफ ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज पाकिस्तानीज रिफ्यूज टू burn the Indian flag. We cannot think about it. If there is a fight, we are ready to fight with honor and dignity. Burning a flag doesn't prove anything. बिल्कुल hands down. मैं बिल्कुल बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तानियों ने ये फैसला किया। बिल्कुल जज्बाती होने की बात नहीं है। झंडा सबका काबिल एहतराम होता है, तराना सबका काबिल एहतराम होता है, हुकूमत सबकी काबिल एहतराम होती है, फैसले गलत कर सकती है, लोग काबिल एहतराम होते हैं, इंसान होते हैं। पहले हम इंसान हैं, फिर हमारी कोई नेशनलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, मज़हब है। आप उसके ऊपर कारबंद रहें, बिल्कुल मत हिलें, दुश्मनी पूरी निभाएं, नफ़रत करें एक दूसरे से, लेकिन कुछ दुश्मनों में भी एथिक्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। इस दुनिया के अंदर मसला ही नहीं है 25 करोड़ लोग झंडा जलाएंगे, उधर 1.5 अरब लोग झंडा जला देंगे तो नुकसान हमारा होगा। हमारे बंदों ने बहुत अच्छा फैसला किया, कभी भी किसी के झंडा ना जलाएं। अपने झंडे की इज़्ज़त करवाना चाहते हैं तो दूसरे झंडे की इज़्ज़त करें, अपनी किताब की इज़्ज़त करवाना चाहते हैं तो दूसरे की किताब की इज़्ज़त करें, अपने मज़हब की इज़्ज़त करवाना चाहते हैं तो दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें। हमने तो यही सीखा है, तो बिल्कुल अपनी ट्रू टीचिंग्स पे हैं ये तमाम पाकिस्तानी जिनको उन्होंने अप्रोच किया। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ठीक होंगे, कुछ गलत भी हो सकते हैं बीच में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी ने ये गलत फैसला नहीं किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक है सर। एक इंडियन, आपको पता है अच्छे ड्रामे तो अच्छे नहीं बनाते बट मूवीज़ अच्छी बनाते हैं यार। मूवीज़ अच्छी बनाते हैं यार, हाँ कुछ मूवीज़ अच्छी बनाते हैं। ठीक। एक उन्होंने सीरीज़ बनाई है सर कारगिल वॉर के ऊपर। मेरा अब आपसे सवाल ये है कि अभी ये 2 साल भी नहीं हुए, ये जो मार्का है कभी मई में हुआ है जी, तो ये कहाँ सर 26 साल पीछे क्यों जाना पड़ा? एयरफोर्स की बनाते हैं, उसमें कारगिल वॉर दिखा रहे हैं, ये 25 मई का वाकया क्यों नहीं दिखाया सर? क्या दिखाते 25 मई के वाकया? जो वो कहते हैं वही दिखा देते सर, इसमें उनका क्या? वो तो कुछ लाहौर वाले में बंदरगाह नहीं है ना यार, लाहौर में पोर्ट नहीं है ना। अब उन्होंने तो कह दिया लाहौर की पोर्ट पे कब्जा हो गया, अब उसमें भी दोबारा दिखाएंगे, लोग हंसेंगे। चले सर इस्लामाबाद का कब्जा दिखा दे, इस्लामाबाद पे भी तो कब्जा हुआ। यार इस्लामाबाद पे कब्जा नहीं हो सकता ना यार, मुश्किल काम है। दिखाने में क्या है सर, मूवी में तो दिखाया। चले दिखाने में ठीक है, दिखाने में आप अगर इतने ज़्यादा आपको वो है तो ठीक है, आपकी ख्वाहिश वो पूरी करते हैं, अगर तो कर दें। बड़ी ट्विस्टेड किस्म की ख्वाहिश है कि दिखाने में क्या जाता है। दिखाने में अब मैं आपको कुछ 2-3 बातें इधर करना चाहता हूँ कि मैं आपको किसी तरह दिखाना चाहता हूँ, तो मतलब मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। आप बात तो सोच के करें, दिखाने में क्यों हर्ज नहीं है। आप इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते जो दिखाई जाने के काबिल नहीं हैं। एथिक्स को आपने फिर भी जहन में रखना है। देखें, आप जितनी मर्जी फिक्शन पे चले जाएं, अब ये तो नहीं कर सकते कि आप रियलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें उसमें से, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप पार्टीशन दिखाएं और इसमें ब्लड शेड ना दिखाएं। अब उन्होंने पार्टीशन पे भी मूवी बनाई तो उन्होंने दिखाया पाकिस्तान से शुरू हुआ था, कहने में क्या हर्ज है? वायलेंस हुआ है, वो वायलेंस मान रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं शुरू पाकिस्तान से हुआ था, तो आगे फिर चल पड़ा। फैक्ट को ट्विस्ट किया, लेकिन फैक्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर दिया। तो अब इस जंग के अंदर कोई एक चीज़ मुझे बता दें, जहाज़ उनके गिर गए, आईटी सारी उनकी फेल हो गई, सोशल मीडिया पे उनको मार पड़ी, मीडिया की रिपोर्टिंग उनकी गलत थी, नैरेटिव उनका गलत था, सफ़ेद झंडे उन्होंने लहरा दिए। जब आप ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और आप एक बिल्कुल ही फिक्शन क्रिएट करके बता देंगे, जैसे आप फरमाइश कर रहे हैं कि दिखाने में क्या हर्ज है, दिखा दें इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, दिखा दें, फिर और बेइज्जती होगी उनकी। इसलिए नहीं दिखा रहे कि उनकी और बेइज्जती होगी। सर जो सीरीज़ उन्होंने बनाई है जी, और जिस तरीके की उन्होंने फाइटर पायलट की वो मैन्यूवर्स दिखाए हैं, कभी शायद कोई क्लिप आपके जहन से गुजर जाए, वो भी फजूल ही थे। नहीं वो हो सकता है अच्छा, लेकिन वो भी स्लाइड कर रहे हैं सर पहाड़ों मैं उसको कह रहा हूँ कि वो फाइटर वो ख्वाहिश हो सकती है ना। आपने टॉप गन लगाई, आपने टॉप गन देखी, आपने टॉप गन में आपको सीन पसंद आया, आपने कहा मैं भी यही करूँगा। कारगिल के पहाड़ होंगे, इंडिया के जहाज़ होंगे, इंडिया के पायलट होंगे, टॉम क्रूज़ की जगह वो ऐसे चिपक के साथ उड़ाएंगे, कभी उल्टा उड़ाएंगे कभी सीधा, जब किसी की छत पर से गुजरेंगे तो छत उड़ जाएगी। वो इस तरह की चीज़ें आप सोच सकते हैं, कोई बात नहीं। और कारगिल के ऊपर रख के आप अपनी हवाई फायरिंग जारी रखें, कोई बात नहीं है। लोग आपके मानते हैं, लोग आपके बहुत अच्छे हैं। इंडियंस को कह रहा हूँ, इंडियंस के लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। वो हर सच झूठ उल्टी सीधी चीज़ फ़ौरन मान जाते हैं, कहते हैं हाँ ऐ होया सी। जी सर, क्योंकि वो देखें जो जिसमें वो पकड़े गए थे मूंछों वाले, मैं हमेशा उनको भूल जाता हूँ, अभिनंदन। जी अभिनंदन साहब, मिस्टर अभिनंदन जिस मार्के में पकड़े गए थे टी, वो भी तो देखें सर, उन्होंने भी तो
मैंने हमेशा कहा है कि सबसे ज्यादा नहीं, बहादुरी वो अभिनंदन ने मार बहुत दिखाई बड़ी थी। कि वो तमगा ले ले जिस बहादुरी से गए ना सीना चौड़ा करके, यार देखिए मुझे वो मोमेंट्स वो अदाकारी मुझे एक बात बताएं, आप इमेजिन करें कि वो इंडिया से एक बंदा उड़ता है, मेरे ख्याल में साउथ के थे वो, अपनी मूछें शूछें बड़ी वो उनकी ज़बरदस्त उन्होंने रखी हुई थी, यहाँ से शुरू होती थी और यहाँ तक जाती थी। वो मूछें करके सेट सूट होके आप जाते हैं और एक ऐसी जगह पे गिर जाते हैं जहाँ पे एक क्लूलेस कोई बच्चा बैठा होता है, कोई टीनेजर या इन हिज 20s, और वो बकरियां चरा रहा होता है एंड यू नो you're a career officer and you're in a fighter plane and you know you have mustache like that and you're an Indian and this and that and you know the pride of India and stuff, you crash there, किस्मत माड़ी इसको कहेंगे। वो लड़का उधर से उनको सही जो है ना 1-on-1 कॉम्बैट के अंदर मारता है, बड़ा अपने से वो हवाई फायरिंग करते हैं, कुछ भी 1-on-1 कॉम्बैट नाइस ऑफ हिम, पंजाबी में नाइस ऑफ हिम, फौजी थे, उन्होंने गोली नहीं उस पर चलाई है, शायद चलाई भी हो, वो बच गया। थोड़ा सा ऐड कर दूं, तपे कहते हैं वो जिधर वो गिरे थे कश्मीरी, जो वो कहते हैं तपे हमने बहुत मारे उनको, तो उनका नाक शाक भी और वो जी बड़े जख्मी हो लाइक, बट ही टुक इट, ही हैड नो अदर ऑप्शन, ही वाज इन एनिमी टेरिटरी। फिर उसके बाद जो सीना चौड़ा उन्होंने किया, वो याद किया होगा कि मैं उधर था, मैं उधर गिरा, मुझे मार भी पड़ी, मैंने फिर भी कागज़ खाने की कोशिश की, नक्शे मैंने उतारे, लेकिन मैं पकड़ा गया। फिर उन्होंने मुझे अच्छी चाय पिलाई, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार लोग तो अच्छे हैं। फिर उन्होंने मार्क्स एंड स्पेंसर के ब्लेज़र ख़रीदा, कपड़े मेरे लिए ख़रीदे, मुझे पहनाए, साफ़ सुथरा किया, मेडिकल अटेंशन दी, फिर उसके बाद मुझे इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। तो ये क्वाइट एन एक्सपीरियंस। फिर ये करने के बाद अब वो चौड़े होके ही उन्होंने जाना था ना तमगा लेने के, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी गवर्नमेंट मुझे तमगा दे रही है, तो फिर होगा कुछ मेरे अंदर ऐसा। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट वंस अगेन। प्रोग्राम आपने देखा जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।